नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के लिए गणित के दूसरी यूनिट के थर्ड भाग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के 2 वीडियो हम बना चुके इस बारे में और यह वीडियो इस यूनिट का अंतिम भाग है, जिसमें हमने रिलेशन एंड फंक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी स्टेप बाय स्टेप आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, मैं जानता हूं कि यह प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए नया है और थोड़ा सा कठिन भी है, फिर भी मैंने विभिन्न वीडियो के माध्यम से इसे आसान तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होगा। अब हम संबंध एवं फलन अर्थात रिलेशंस एवं फंक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान भाषा में और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संबंध की, रिलेशन की। गणित में संबंध 2 समुच्चयों के तत्वों के बीच एक संबंध है जो क्रमिक युग्मों का एक समूह है। दूसरे शब्दों में संबंध 2 दिए गए समुच्चयों के बीच संबंध को परिभाषित करते हैं। इसका आशय यह है कि संबंध 2 समुच्चयों ए और बी के बीच एक नियम या शर्त है जो एक समुच्चय के तत्वों को दूसरे समुच्चय से जोड़ता है। इसे क्रमिक युग्मों अर्थात एक्स वाई के एक समूह के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि समुच्चय A बराबर 1, 2 और समुच्चय B बराबर 3, 4 है तो A से B तक एक संबंध 1, 3, 2, 4 हो सकता है जहां x y से छोटा है। इसे हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक विद्यालय में सुबह की प्रार्थना सभा में सभी विद्यार्थियों को अपनी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में एक लाइन में खड़ा होना होता है। इससे विद्यार्थियों और उनकी ऊंचाई के बीच एक क्रमबद्ध संबंध स्थापित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रमिक युग्मों के समूह को संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये क्रमिक युग्मों को स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पर ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है और इनके बीच हमने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। थोड़ा समझिएगा। उपरोक्त चित्र में समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध दर्शाया गया है। ए से बी तक का संबंध ए गुणित बी का एक उप समुच्चय होता है। क्रमिक युग्म में 1 के साथ C, 1 के साथ C आ गया, 2 के साथ N, 2 के साथ N आ गया, 5 के साथ A, 5 के साथ A और 7 के साथ N, 7 के साथ N। इस संबंध को परिभाषित करने के लिए हम निम्न संकेतन का उपयोग करते हैं। समुच्चय A बराबर 1, 2, 5, 7 जो यहाँ पर दर्शाया गया है डोमेन का प्रतिनिधित्व करता है। डोमेन अर्थात प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। और समुच्चय B ACN अर्थात यह रेंज का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ACN के साथ ही इनके क्रमिक युग्म बने हैं, N के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध को समझने के पश्चात हम लोग फंक्शन या फलन की बात करते हैं। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें पहले समुच्चय, जिसे डोमेन कहते हैं, के प्रत्येक अवयवी अर्थात एलिमेंट्स या तत्व का दूसरे समुच्चय, जिसे रेंज कहते हैं, के केवल एक अवयवी से संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि एक इनपुट हमेशा एक ही आउटपुट देता है। दूसरे शब्दों में 2 चरों के बीच एक विशिष्ट संबंध को हम लोग फलन कहते हैं। सामान्य अर्थों में हम क्या समझ सकते हैं? फलन का आशय 2 चरों के बीच एक विशिष्ट संबंध को फलन कहते हैं।
उदाहरण के लिए यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 और समुच्चय B बराबर 1 4 9 है तो f अर्थात फंक्शन इन ब्रैकेट x इक्वल टू x2 एक फलन है, क्योंकि 1 का 1 से, 2 का 4 से और 3 का 9 से संबंध है। 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से संबंध है। इस प्रकार दो चरों के बीच एक विशिष्ट संबंध को हम लोग फलन कहते हैं। अब हम फलन एवं संबंध के बीच कुछ मुख्य अंतर देखेंगे। सभी फलन संबंध होते हैं, सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, सभी फलन संबंध तो होते हैं लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। एक संबंध में एक इनपुट के कई आउटपुट हो सकते हैं, जबकि एक फलन में एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है। इसके बाद हम फलन के प्रांत एवं परास अर्थात डोमेन और रेंज क्या होती है इस पर प्रकाश डालेंगे। प्रांत जिसे डोमेन कहते हैं अंग्रेजी में, किसी फलन के डोमेन का अर्थ है कि उसके सभी संभावित इनपुट मानों x मान का समूह। दूसरे शब्दों में डोमेन किसी फलन में वह सभी इनपुट मानों का समूह होता है जिन्हें फलन के अंदर रखा जाता है। फलन के अंदर रखा जाता है उसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन के मुख्य बिंदु पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, किसी भिन्न में हर कभी शून्य नहीं हो सकता। भिन्न मतलब 3/4, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। तो यह कभी शून्य नहीं होता। दूसरा भाग, वर्गमूल के अंदर की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए f(x = x² का डोमेन सभी वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि आप किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कर सकते हैं या उसे ज्ञात कर सकते हैं। डोमेन को समझने के पश्चात हम परास या रेंज की बात करेंगे। परास का अर्थ है उन सभी संभावित आउटपुट मानों का समूह जो फलन उन इनपुट के लिए उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में रेंज डोमेन के मानों को फलन में रखने के बाद जो सभी आउटपुट मान प्राप्त होते हैं उनका समूह होता है। परास या रेंज के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें हम लोग। नंबर 1, फलन में डोमेन के मानों को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किए जा सकने वाले सभी संभावित आउटपुट मानों का समूह। नंबर 2, यह सो डोमेन का एक उप समुच्चय होता है। उदाहरण के लिए फलन f(x = x² के लिए रेंज सभी गैर ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा 0 या 0 से अधिक होता है। डोमेन और रेंज को समझने के पश्चात हम लोग सतत एवं असतत फलन अर्थात कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फंक्शन पर बात करते हैं। सतत फलन क्या होता है? सतत फलन का ग्राफ एक अखंड रेखा या वक्र होता है, अर्थात सतत फलन में डेटा एक सतत श्रृंखला में होता है। दूसरे शब्दों में एक ऐसा फलन जो एक निश्चित अंतराल में कोई भी संख्या ले सकता है। उदाहरण के लिए नंबर 1, किसी फूल की समय के साथ बढ़ती ऊंचाई। नंबर 2, किसी व्यक्ति का वजन जिसे एक निश्चित सीमा के भीतर किसी भी दशमलव मान तक मापा जा सकता है। और नंबर 3, तापमान, दबाव या ध्वनि की तरह कोई भी भौतिक राशि सतत फलन हो सकता है। इसको हमने यहाँ पर रेखाचित्र से दर्शाया है। हमने आपको बताया था कि एक सतत रेखा इस प्रकार से बनी होती है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूटी होती है, अखंड, इसलिए इसे सतत फलन
कहा जाता है। सतत फलन के विपरीत हम लोग असतत फलन या डिस्क्रीट फंक्शन की बात करते हैं। एक असतत फलन में केवल विशिष्ट गणनीय मान होते हैं। इसका आशय यह है कि असतत फलन के ग्राफ में अलग अलग बिंदु होते हैं। असतत चर की तरह असतत फलन के मानों के बीच स्पष्ट रिक्त स्थान होते हैं। दूसरे शब्दों में एक ऐसा फलन जिसके केवल विशिष्ट और गणनीय मान होते हैं उसे हम असतत फलन कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी कक्षा में छात्रों की संख्या जिससे गणना की जा सकती है, एक पासे को फेंकने पर आने वाले परिणाम 1 2 3 4 5 या 6 हो सकते हैं। इसे हमने इस प्रकार से रेखा चित्र में दर्शाया है। ये हमने बताया है कि इसमें ग्राफ में किस प्रकार से बनता है। असतत ये टूटा हुआ रहता है। यहाँ पर आप दोनों देख सकते हैं, ये असतत तो फलन को दर्शा रहा है, ये सतत फलन को दर्शा रहा है। दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है, ग्राफिकल अंतर दिखाई दे रहा है। सतत और असतत फलन के बाद हम लोग संयोजन एवं व्युत्क्रम फलन की बात करते हैं। फलन का संयोजन दो या दो से अधिक फलनों को मिलाकर एक नया फलन बनाने की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक फलनों को मिलाकर एक नया फलन बनाने की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं। इसमें एक फलन का आउटपुट दूसरे फलन का इनपुट बन जाता है। एक फलन का आउटपुट उत्पादन दूसरे फलन का इनपुट मतलब आगत बन जाता है। हमारे पास दो फलन f a b और दूसरा g b से c है, तो फलन f और g का संयोजन जिसे g और इस प्रकार से f से दर्शाया जाता है, एक नया फलन होता है जो सीधे समुच्चय a से समुच्चय c तक जाता है। इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि पहले फलन f(x) का मान निकाला जाता है और फिर उस मान को फलन g में इनपुट के रूप में रखा जाता है। इसके बाद व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन वह है जो मूल फलन की संक्रियाओं को उलट देता है या उसको विपरीत तरीके से कर देता है, जिसमें मूल इनपुट प्राप्त होता है। अर्थात एक व्युत्क्रम फलन मूल फलन द्वारा किए गए कार्य को पूर्ववत करता है। दूसरे शब्दों में व्युत्क्रम फलन, जिसे प्रतिलोम फलन भी कहते हैं, वह फलन होता है जो किसी मूल फलन के प्रभाव को उलट देता है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। एक फलन f(x) y का व्युत्क्रम f-1 स्क्वायर y-x तब कहलाता है यदि यह प्रत्येक आउटपुट y को वापस अपने इनपुट x तक ले जाता है। औपचारिक रूप से इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, f(x) = y, f-1 y = x। यदि दो फलन f और g एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यदि उनका एक आइडेंटिटी फलन बनता है, अर्थात f(0g) x = f(x) x = x। इसके बाद हम संयोजन का क्रम, ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन। संयोजन का क्रम दाएं से बाएं होता है, दाएं से बाएं होता है, जिसका अर्थ है कि दाएं तरफ वाला फंक्शन पहले लागू होता है और उसका आउटपुट बाएं तरफ वाले फंक्शन के इनपुट के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए g0f(x) में आप पहले f(x) को लागू करते हैं और फिर परिणामी मान पर g फलन को लागू करते हैं, g f(x) के बराबर है।
फलन का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। किसी फलन का अपघटन एक जटिल फलन को दो या दो से अधिक सरल फलन में तोड़ने की प्रक्रिया है। यह गणना में एक संयुक्त फलन से आंतरिक और बाहरी फलनों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि f(x) = x² में बाहरी फलन _x और आंतरिक फलन x² है। इसके बाद फलनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। समीकरण या व्यंजक के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। नंबर 1, स्थिर फलन, एक बहुपद फलन जिसकी घात 0 होती है। उदाहरण के लिए f(x) = c, यह है स्थिर फलन। दूसरा है रैखिक फलन, एक बहुपद फलन जिसकी घात 1 होती है। उदाहरण के लिए f(x) = ax + b, ये रैखिक फलन कहलाता है। द्विघात समीकरण, तीसरा नंबर, एक बहुपद फलन जिसकी घात 2 होती है। उदाहरण के लिए f(x) = ax² + bx + c, यहाँ पर ये स्क्वायर के रूप में आएगा। चौथा पॉइंट है घन फलन, एक बहुपद फलन जिसकी घात 3 होती है। इसके बाद पांचवा नंबर, बहुपद फलन, एक ऐसा फलन जिसमें चर की गैर ऋणात्मक पूर्णांक घात होती है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, y = a0 + a1 x + a2 x² + an xn। छठा नंबर है लघु गणकीय फलन, f(x) = log a x। और सातवां है त्रिकोणमितीय फलन, ऐसे फलन जो त्रिकोणमितीय संबंधों का उपयोग करते हैं, जैसे f(x) = sin x। इस प्रकार इस वीडियो में हमने संबंध और फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है।